तो जेईई मेंस का एग्जाम चल रहा है बच्चों, और देखिए कल एक एग्जाम भी हुआ था 8 अप्रैल को। तो शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो हम अभी एनालिसिस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखिए, और आज एक और बात बताना चाहते हैं आपको, सबसे मज़ेदार बात, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि मेरा जो एक और चैनल है ना शॉर्ट्स वाला, उसमें जो शॉर्ट्स आता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया। हम आपको बताए थे ना कि ये वाला याद कर लीजिए, ग्रेविटी वाला, ग्रेविटेशन फील्ड का जो, या और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बताना रहता है, वो सब डायरेक्ट क्वेश्चन अभी हम सब डिस्कस कर देते हैं एक एक करके, एकदम देखते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लगा दिए हैं, हम पढ़ देते हैं उसको। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 400 न्यूटन, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे उसका वेट जो है 400 न्यूटन है। फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डेप्थ r/2। इसका हम ट्रिक्स बताए थे आपको अपने शॉर्ट्स में, बोलिएगा तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कमेंट कीजिएगा हमको, ठीक है। इसका हम शॉर्ट्स बताए थे, एकदम डायरेक्ट फार्मूला है ये। कैसे, देखिए क्या बताए थे कि रेडियस, जब ग्रेविटेशन फील्ड का बात करते हैं, यानी कि जी के वैल्यू का अगर बात कर रहे हैं हम, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो जब तक हम सरफेस पे नहीं पहुंच जाते हैं, सरफेस पे नहीं, ये एक और बात याद रखिएगा, ये ग्राफ याद रखिए, तो यहाँ पे याद रखिए कि 6400 किलोमीटर क्या होता है, सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ सिंपली, ठीक है। तो ये चीज़, ये वैल्यू याद रखिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, इसको याद रखना जरूरी है। जिनका आगे एग्जाम है 10 तारीख को, और तो वो सब के लिए आज का वीडियो काम का है, ठीक है। देखिए, तो क्या बताए थे कि उसके पहले का ग्राफ एकदम लीनियर होता है, देख भी रहे होंगे, उसके पहले का ग्राफ लीनियर, फिर एक्सपोनेंशियली इस तरह से घटते जाता है। तो देखिए, बोले कि सरफेस पे जो है 400 न्यूटन उसका वेट है, मतलब कि यहाँ पे 400 न्यूटन वेट है रेडियस पे, ठीक है। तो डिस्टेंस, रेडियस r/2 हुआ ना, अगर रेडियस r/2 हुआ, यानी कि 3200 किलोमीटर, रेडियस r/2 हुआ, तो ये भी ये भी 1/2 हो जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ पे 400 न्यूटन वेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे 200 न्यूटन होगा, बिना कोई फार्मूला लगाए। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल। जेईई मेंस इस बार इतना इजी पेपर फिजिक्स का दिया है, अगर आप आगे एग्जाम आपका है तो फिर आप तैयार हो जाइए, लगभग इसी तरह का पेपर आने वाला है, ठीक है। देखिए 200 न्यूटन होगा इसका आंसर, सिंपली है, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कर पढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्वेश्चन देखिए हम एक शॉर्ट्स में अपना दिए हैं। अगर आप मेरे शॉर्ट्स को देख रहे होंगे ना शुरू से, तो और सारा शॉर्ट्स आप लगभग देखे हुए होंगे, तो ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का मास आपको दिया हुआ है और बोला है कि सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है। चलिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एकदम सेम है, एक मिनट, हाँ डस्टर का, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एकदम सेम है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आप अगर सिंपल याद रखे होंगे, h/mv होता है, अपने शॉर्ट्स में भी हम बताए हैं, ठीक है, h/mv होता है। ये चीज़ सेम है, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी सेम होगा कि नहीं। क्वेश्चन बन गया सिंपली, 1:1 आंसर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। आप ऐसे लेकर के आगे भी बना सकते हैं, पर क्यों बनाना जब सिंपल दिख रहा है कि ये चीज़ जो है वेवलेंथ दोनों के लिए सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, हाँ ठीक है। अब मास दिया हुआ है वो सब बस डराने के लिए दिया हुआ है, बस क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है बल्कि, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास आपको दिया हुआ है, और मतलब मास का रेशियो दिया हुआ है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इतना बताया है कि वो सेम है, ठीक है। तो ये अगर दोनों का सेम आ रहा है, कैसे आएगा सेम, जब दोनों का ये सेम होगा तब ना, है ना। अगर मास इसका 2000 टाइम्स है, 1900 टाइम्स लगभग, या जो भी दिया हुआ है 1847 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वेलोसिटी उसका उसी हिसाब से होगा ना, उतना कम होगा। लेकिन ले देखिए मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट, वो दोनों का बराबर है, तो फिर ये भी बराबर हो गया वेवलेंथ, ठीक है, तभी ना बराबर हुआ। तो वेवलेंथ बराबर तो मोमेंटम बराबर। ऑप्शन नंबर 2 1:1 आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लगा दिए हैं। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड a एंड a/2 एक्ट ऑन, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। टू फोर्सेस, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, और वो भी परपेंडिकुलर, किसी एंगल पे देता तो चलिए मान भी सकते हैं। देखिए, किसी एक को a मान लीजिए और किसी एक को a/2, ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है। इसका रिजल्टेंट आपको बताना है, बताइए कोई दिक्कत। सिंपल इसमें पाइथागोरस फार्मूला लगाइए, a² + a² / 4, वो a/2 का होल स्क्वायर ही कर दिए, उसका रूट लगा दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। वो तो cos 90 डिग्री 0 हो जाता है ना, आगे फार्मूला मालूम होगा आपको वेक्टर का। चलिए, कितना हो गया, 5a² / 4, जब रूट लगाएंगे
तो 5 रूट के अंदर रह जाएगा और बाकी सब बाहर आ जाएगा। a बाहर आ गया और 4 की जगह पे 2 आ गया, ठीक है, मतलब a√5/2। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है इसका आंसर, सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स इफ प्रोजेक्शन स्पीड्स एंड प्रोजेक्शन एंगल्स आर v1 बराबर ये इतना दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी और प्रोजेक्शन एंगल का रेशियो सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हाँ देखिए मोमेंट क्या कहा गया, फाइंड रेशियो ऑफ रेंजेस ऑफ टू प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो रेंज का फार्मूला आपको याद है? चलिए रेंज का फार्मूला अगर नहीं भी याद है तो आपको ये तो याद होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी, ये था। उसी को अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएंगे हम प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे चैप्टर, जो हम मेरा फुल वीडियो का चैनल है, यानी कि यही चैनल, इसी पे हम आगे प्रोजेक्टाइल चैप्टर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, इस तरह से पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट को इंटू कर दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी से, तो निकल गया रेंज u cos थीटा, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी, ठीक है। तो u², अब देखिए sin थीटा cos थीटा इंटू 2, तो 2 sin थीटा cos थीटा किस में आता है बताइए, u² sin 2 थीटा बाई जी, है ना, sin a प्लस बी का फॉर्मूला, तो u² sin 2 थीटा बाई जी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्शन स्पीड, तो r1/r2 कर दीजिए, तो r1/r2, चलिए r1 बारी बारी से ही निकाल लेते हैं, अच्छा रहेगा। r1 कितना आएगा, 40 का स्क्वायर और साइन 30 डिग्री, तो 30 का डबल करिए 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2। अब जी क्यों, जी आप चाहें तो डिवाइड कर भी सकते हैं, ऐसे वो कटने वाला है आगे चल के, हमको पता है, लेकिन चलिए डिवाइड कर ही देते हैं। और r2 निकालिए 60 का स्क्वायर इंटू कहाँ गया, देखिए थीटा 2 = 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 60 डिग्री से अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो साइन 2 थीटा कितना आया, 60 डिग्री 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताइए, साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाई जी। अब देखिए r1/r2 का आपको रेशियो चाहिए ना, तो इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं, चलिए यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये g से g कट जाएगा और √3/2 दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी खाली बच रहा है 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कि r1 डिवाइडेड बाई r2 = 40/60 का होल स्क्वायर, ठीक है। 0 से 0 काटिए 2 3, 2/3 का होल स्क्वायर बचा, यानी कि 4/9। आंसर देखते हैं किस में है, 4/9 ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन तो देखिए मेरा शॉर्ट्स में डाला हुआ है, ये क्वेश्चन शॉर्ट्स में आप जाके देख सकते हैं, डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ रिंग having mass m and radius r about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to its plane is given by mr²/x दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी पढ़ाया जाएगा, हम अपने फुल वीडियो में पढ़ाए भी हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी वीडियो के 2-3 वीडियो पीछे, मतलब देखिएगा रोटेशनल में, मॉडर्न फिजिक्स के पहले हम रोटेशनल पढ़ाए हैं, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी एक टॉपिक है। तो उसमें हम ये चीज़ बताए हैं कि रिंग जो है होता है, रिंग बोला है ना इस क्वेश्चन में, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ रिंग। तो रिंग जो होता है उसका अगर फुल हो या हाफ हो,
एम आर स्क्वायर होता है उसका, क्या एम आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया ही है बस कंफ्यूज करने के लिए, ताकि हाफ रिंग में बच्चा यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2 लिखे और एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 डाल के चलाए, ठीक है। तो वो हाफ रिंग होने से आप कंफ्यूज मत होइए, वो 2 नहीं होगा। आप सिंपली ये सोचिए कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर क्यों होता है। तो आप हमको ये बताइए, मान लीजिए ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट कोई भी चीज़ घूम रहा है, इससे आर डिस्टेंस पे एक मास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं। तो इसी तरह से एक और मास है जो कि इस तरफ भी है, वो भी आर डिस्टेंस पे है। एक और मास है जो कि इससे यहाँ पे है आर डिस्टेंस पे, इस पूरे सर्कल में मास है, तो उसका एम आर स्क्वायर बाई 2 हुआ। उसी तरह से रिंग भी है, ये देखिए ये हुआ है एक एक्सिस, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक मास है, छोटा सा मास डी एम मान लीजिए, वहाँ से फिर एक आर डिस्टेंस पे एक और मास है, पूरा मास है, ठीक है। सारा जितना भी मास है रिंग पे लाई कर रहा है, हर एक मास का टुकड़ा जो है सेंटर से आर डिस्टेंस पे है कि नहीं, ठीक है। तो जितना टोटल मास होगा, समेशन ऑफ डीएम कह सकते हैं इसको, टोटल मास, छोटा छोटा मास को अगर डीएम बोले उनका समेशन हो गया टोटल मास इंटू आर स्क्वायर। सिंपल ये लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इधर से हम हटा भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इतना भाग हटा दिए, हाफ रिंग दिया हुआ है ना, आप हाफ रिंग छोड़िए, मान लीजिए इतना दिया हुआ है 3/4 रिंग अगर दिया हुआ है 3/4, तो भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अगर आपको इसका मास दिया हुआ है, समेशन ऑफ मास आपको देखना है डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, तो कितना होगा यहाँ पे मास ऑफ द रिंग m और आर स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे दिया हुआ था ना कि x का वैल्यू निकालिए, x, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 1, ठीक है, x का वैल्यू 1, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। हम आपको बताए थे कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर है उसमें एकदम लिमिटेड क्वेश्चंस आता है, लिमिटेड टॉपिक्स ही है उस चैप्टर से, जिसमें से वो ये एक टॉपिक है कि नहीं। तो हम आपको हाइट ऑफ एंटीना से एक क्वेश्चन बनाने सिखाए थे शॉर्ट्स वाले चैनल में। तो देखिए शॉर्ट्स से पूरा फिजिक्स संभव है या नहीं पढ़ना, ये आप समझिए। अगर आपको पढ़ा हुआ है तो आप रिवीजन कर सकते हैं बहुत अच्छा से, रिवीजन करने के लिए वो बहुत अच्छा है। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं कि शॉर्ट्स के ज़रिए नहीं पढ़ा जा सकता है, मतलब 1 मिनट में कैसे किसी को समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर आपका समझा हुआ है तो आपके लिए रिवीजन के लिए तो शॉर्ट्स बेस्ट है, बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम के पहले बस शॉर्ट्स पढ़ते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए। अगर आप शॉर्ट्स को लाइक करेंगे तो आपके होम पेज पे, आपके यूट्यूब पे शॉर्ट्स ही आएगा ना, तो आपका होम पेज जो होता है यूट्यूब का वो वैसा ही होगा जैसा वीडियो आप देखते हैं, जैसा कंज्यूम करते हैं डाटा, है कि नहीं, जिस तरह का आप वीडियो देखते हैं। तो अगर आप फिजिक्स के रिलेटेड या शॉर्ट्स देखेंगे तो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जैसे गए खाली शॉर्ट्स ही आ रहा है, तो आप मोबाइल चलाते चलाते भी पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। तो क्यों नहीं फ़ायदा होगा आपको, फ़ायदा तो ज़रूर होगा। चलिए मान लिए कि नहीं समझ में आया, 1 मिनट में कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में जब ऑप्शन देखिएगा ना तो आपको याद आ जाएगा कि क्या बताया गया था, आपने कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। वो याद आया हुआ चीज़ ही काम आ जाता है कभी कभी, ठीक है। इसीलिए कभी कभी अगर नहीं समझे तो याद कर लेना ही समझदारी होता है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। देखिए, द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना इज 98 मीटर, फाइंड द रेंज अप टू विच सिग्नल कैन बी रिसीव्ड इफ रिसीविंग एंटीना इज एट द ग्राउंड लेवल, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला हम बताए थे, R इज इक्वल टू हाइट ऑफ एंटीना, अगर h है तो रेंज जो होता है वो 2 इंटू हाइट ऑफ एंटीना इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। ये R क्या है, ये वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। आप देखिए एक शॉर्ट्स है जिसका बोलिएगा तो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक जैसे यहाँ पे भी हम शॉर्ट में एक समझा दे रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है और ये हाइट ऑफ एंटीना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एंटीना कोई सिग्नल को ट्रांसमिट किया तो सिग्नल तो स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, रेडिएशन होता है, वो स्ट्रेट लाइन में चला गया। और अर्थ का सरफेस क्या है, कर्व्ड है, आगे जाके नीचे चला गया, घूम गया, ठीक है, कर्व्ड है ना अर्थ का सरफेस, जिसके कारण एक लिमिट बन जाता है कि रेडिएशन सिर्फ वहीं तक जाएगा, है कि नहीं। आगे भी जा रहा है पर वो मेरे किस काम का, वहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर होगा तो हो सकता है रिफ्लेक्ट करके भेज दें यहाँ पे, वो अलग होता है, वो स्पेस वेव वो अलग होता है, ठीक है। आइनोस्फीयर से घूम के आता है वो यहाँ पे नहीं क्वेश्चन पूछा है, ग्राउंड वेव है ना, क्योंकि एंटीना कहाँ लगा है देखिए ग्राउंड वेव पे।
तो उससे आपको समझना है। तो देखिए ये जो रेंज मिला आपको, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये एक्स है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है। तो अब देखिए अर्थ जो है वो बहुत बड़ा है, तो उसका यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस मान सकते हैं एक तरह से, क्योंकि इतना बड़ा है कि इतना ये रेडियस जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसके कारण ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, इसको आप थोड़ा सा फ्लैट सरफेस मान सकते हैं। तो वो एक रेडियस मिलेगा आपको यहाँ पे, उसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू हाइट ऑफ टावर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब वहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए, हाइट ऑफ टावर लगाइए, इसका वैल्यू याद होगा 6400 किलोमीटर होता है। तो उससे आपको एक डिस्टेंस मिल जाएगा x। तो एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे जैसे इतना दूर x है, इतना दूर भी एक एरिया मिलेगा, उस साइड भी मिलेगा, इस साइड भी मिलेगा। तो एक सर्कुलर एरिया में उस रीजन में इस टावर का पहुंच है, उतना दूर तक ये टावर पहुंच सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना इज 98 मीटर, फाइंड द रेंज अप टू विच सिग्नल्स कैन बी रिसीव्ड इफ द रिसीविंग एंटीना इज एट ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे तो एरिया भी नहीं पूछ रहा है आपसे, सिंपली वो आपको x का वैल्यू मांग रहा है ना। चलिए देखिए इसी में सीधे वैल्यू डाल देते हैं। तो 2 इंटू क्या है 64 98 मीटर है, ठीक है, 98 मीटर इंटू 6400 आंसर आ जाएगा। इसको आप सीधे कैलकुलेट कर दिए, सिंपल इसको वैल्यू में डालना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ 1/ε0 म्यू नॉट ε0, ठीक है। देखिए मिटा दी इसको। देखिए ये जो है 8 अप्रैल को अगर किसी का एग्ज़ाम हुआ है तो आप हमको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आप व्यूअर हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 8 अप्रैल को हुआ तो कैसा एग्ज़ाम गया प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ 1/μ0 ε0 क्या होता है, ठीक है। 1/μ0 ε0 इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि c बराबर ये होता है 1/√, है कि नहीं। तो अगर हम c स्क्वायर कर दें तो 1/μ0 ε0 होगा ना। अब देखिए μ0 ε0 जो है वो 1/μ0 ε0 c स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आपको 1/μ0 ε0 कहीं पूछ रहा है ना, हाँ। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट होगा वही यूनिट इसका भी होगा कि नहीं, है ना। इसका यूनिट तो इसी के यूनिट के बराबर होगा। तो बताइए c मतलब स्पीड, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब तो c स्क्वायर का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा आंसर। अच्छा डायमेंशनल यूनिट पूछ रहा है, हाँ डायमेंशन में इसको निकाल दीजिए। मीटर स्क्वायर का क्या होता है, l का पावर 2 और सेकेंड का मीटर क्या होगा, लेंथ का ना, तो इसीलिए l वाला डायमेंशन लिखे हैं। और सेकेंड मतलब टाइम, तो t - 2, तो LT - 2 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सैटेलाइट ऑफ मास m, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, एकदम डायरेक्ट। मेरा शॉर्ट्स अगर आप देखते होंगे ना तो आपका 8 अप्रैल वाला एग्जाम अच्छा गया होगा पक्का, आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, एक सैटेलाइट है जो कि घूम रहा है, जिसका मास m है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द प्लेनेट, ठीक है। तो उसका टोटल एनर्जी अगर E है और इसका पोटेंशियल एनर्जी E/2 है, क्या ये सही है, बताइए। द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज E एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज E/2। एक हम आपको रिलेशन लिखवाए होंगे। देखिए ये चीज़ जो है ना, ये बोहर्स मॉडल में भी लागू होता है। बोहर्स मॉडल या फिर जो जैसे हाँ वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा है, ठीक है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन अगर मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, उसमें भी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रेशियो होता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसी के जैसा, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है कि टोटल एनर्जी जो होता है और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जितना टोटल एनर्जी होगा उसी का डबल कर दीजिए तो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जितना टोटल एनर्जी होगा उसी का डबल कर दीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होगा,
ये बात याद रखिए। और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो जो टोटल एनर्जी होता है ना उतना ही काइनेटिक एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, बस सेम होता है। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो होता है नेगेटिव, तो वो आपको बस याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, ये माइनस होता है, ठीक है। माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, आप याद रख सकते हैं। इसमें से माइनस हटा दिए तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज ई एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज ई बाई 2। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज ई एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 2 ई। ये क्या है, ये तो दोनों गलत हो गया ना, दोनों गलत है। ये सही चीज़ आप याद रख लीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following graph is correct for variation of electric field inside the uniformly charged solid sphere? आपको तो अगर ऑप्शन दिख रहा होगा तो सिंपल इसका आंसर आप ऐसे ही मार सकते हैं, ये बस थ्योरी का चीज़ है। और एक अपना शॉर्ट्स में हम इसको डायरेक्ट आपको बताए थे, बोले भी थे कि ये वाला वीडियो आप पूरा देखिएगा। शॉर्ट्स जो था 40 सेकंड का होगा या 45 सेकंड का, अगर वो उस 45 सेकंड का वीडियो देखे होते तो ये आंसर तो आपको बोनस में मिल गया होता, ये क्वेश्चन, ठीक है। उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया है, हम बोले थे कि डायरेक्ट आएगा। तो कौन सा होगा इसका बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में जो डिस्कस किए थे सेम चीज़ें यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर है जिसके कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको ग्राफ। तो सॉलिड स्फीयर है ना, उसके अंदर कैसे वेरी करेगा, जैसे एक सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी करता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, ठीक है। एक वीडियो में हम ऐसा बहुत सारा 2-3 या 3-4 वीडियो हम डाले हैं अपने शॉर्ट्स में जिसमें रिलेट करके दिखाए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों का आप एक ही चीज़ याद करके दोनों का आपका काम निकल सकता है, ठीक है। तो कैसा होता है ये देखिए, शुरू से तो लीनियर चलता है जब तक सरफेस नहीं चला गया, सरफेस पे पहुंच गए तो फिर एक्सपोनेंशियली घटता है। आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, आप भी देख सकते हैं। ये पॉइंट जो कौन सा होगा डिस्टेंस का, ये होगा सरफेस का, ठीक है। ये सरफेस है यानी कि आर डिस्टेंस, रेडियस। चलिए, ग्रेविटेशनल हो या इलेक्ट्रिक, इसमें आपको यही चीज़ याद रखना है। हम बोले थे ना ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए आ गया, देखिए। इफ द पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना, वेयर इट टी इज टाइम इन सेकेंड्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स टी बराबर 1 सेकेंड इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ एक्सिस। देखिए आपको बोल रहा है कि वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ पे 2ti प्लस 3t² जे की तरफ, ठीक है, 3t² जे की तरफ। तो अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए बताइए, मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए। मास तो यहाँ पे मास दिया है क्या, इफ द पार्टिकल, हाँ मास दिया है 500 ग्राम यानी कि 0.5 kg आपको दिया हुआ है मास। और ये जो है मीटर पर सेकंड में ही, तो उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के इसकी मदद से आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक शॉर्ट्स में बताए थे, आज से सिर्फ 2 दिन पहले या परसों का ही शॉर्ट्स में बताए थे कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है। 2 दिन पहले बताए थे, वो अगला दिन सुबह एग्जाम में आ गया, देख रहे हैं आप। तो वो एग्जाम में जो आया, कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन बताइए, क्या करते हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, ठीक है। मेरा आवाज़ आ रहा है, सही है ना आवाज़ सब कुछ। देखिए वेलोसिटी से एक्सेलरेशन अगर आते हैं तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2t ही है ना, हाँ 2ti। चलिए तो 2t तो हट जाएगा, i की तरफ हो गया 2 कांस्टेंट, प्लस 3 से अगर 3t² को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो 3 2 6 t j की तरफ, ठीक है। अब जल्दी से इस पर वैल्यू बैठाइए। t = 1 सेकेंड पे बोल रहे हैं ना, 4 से t = 1 सेकेंड, इस पर t = 1 सेकेंड वैल्यू डालिए। a = 2 + 6 i j, ठीक है। तो आपको ये कंपोनेंट में रखने से काम नहीं चलेगा, आपको टोटल नेट एक्सेलरेशन मतलब निकालना होगा, रिजल्टेंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं, i और j, मतलब एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इस तरफ लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड और एक कंपोनेंट इस तरफ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो बताइए रिजल्टेंट कुछ इस तरह का रहा होगा तब ना इसका कंपोनेंट्स आ गया 2 तरह का। अब ये रिजल्टेंट कितना होगा बताइए, √4 + 36 √40, ठीक है।
√40, ये कितना हो जाएगा 2√10, ठीक है, 2 × 10, 2√10 मतलब 4 × 10, तो 2√10 आ गया। चलिए मास कितना हुआ, तो √10 बच गया ना, मास तो 1/2 है। चलिए आंसर आ गया, इसको आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे आपको नहीं, ये नहीं करना था यहाँ पे, क्योंकि ये आपको कंपोनेंट्स में ही पूछ रहा है, ठीक है, वेक्टर में ही पूछ रहा है, रिजल्टेंट पूछ ही नहीं रहा है। ये सॉरी इधर गलती हो गया, आपको देखिए बोला है कि फोर्स जो है वो I + x j की तरफ है, तो आपको सिर्फ j मतलब x का वैल्यू निकालने बोल रहा है ना, तो आपको सिर्फ j वाले कंपोनेंट से मतलब है, j मतलब कि ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको निकालना है। तो 6 j वाला कितना है, x बराबर यहाँ पे कितना होगा, फोर्स बताइए, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 1/2 इंटू 6। देखिए अगर आप इस कंपोनेंट पे फोर्स निकालते हैं तो इस कंपोनेंट में एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए मास को, इस कंपोनेंट में फोर्स निकालते हैं तो इसी कंपोनेंट में मास से एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए, और अगर रिजल्टेंट में दिया है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा, कितना आएगा यहाँ पे 3 आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन लगा दिए, एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द 2 प्लेन मिरर्स 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बताने का जरूरत है क्या, देखिए एक प्लेन मिरर ये रहा, एक प्लेन मिरर ये रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, ये A है ये B है। एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर A एंड डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स, एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर A, यानी कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो देखिए आगे क्या पूछा, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर इज इतना दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड नियरेस्ट इमेज फ्रॉम मिरर ए। अच्छा ये कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड नियरेस्ट इमेज फ्रॉम मिरर ए, मिरर ए से सेकंड नियरेस्ट इमेज का निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट नियरेस्ट इमेज कहाँ पे होगा, 4 पे, मतलब यहाँ से 2, तो यहाँ से 2, इसी का एक इमेज यहाँ बन जाएगा, तो ये हुआ फर्स्ट नियरेस्ट इमेज। इसका आपको नहीं निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड नियरेस्ट इमेज फ्रॉम मिरर है, ठीक है। तो सेकंड इमेज इसका कहाँ कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना, ऑब्जेक्ट तो खाली ये है जिसका एक इमेज यहाँ बन गया, सेकंड इमेज कैसे बनेगा, तो देखिए ध्यान से, इसका इमेज जो है यहाँ पे कहीं बनेगा और उस इमेज को ये मिरर देखेगा और उस इमेज का एक इमेज बना देगा यहाँ पे, तो उसके बारे में आपको पूछ रहा है, यहाँ जो बन रहा है, समझ रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ना, इसका इमेज को देख करके, मतलब ये जो देख रहे हैं आप, इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट, और उस सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए एक ये सेकंड इमेज यहाँ पे बना देगा, जिसके बारे में आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको यहाँ से यहाँ का पहले डिस्टेंस निकालना होगा, कितना होगा, तो देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि मिरर के आगे जितना, ये क्या है, इसी का ना इमेज है जो कि ये मिरर बना रहा है। ये डिस्टेंस कितना है, 10 में से 2 माइनस किए 8 बचा, तो यहाँ से भी 8 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मिरर है, ये जो इमेज बना रहा है, वो जितना इधर इसका इमेज बना रहा है ना, इसका पोजीशन मिरर से यहाँ से कितना है बताइए, 8 8 और ये 2, 10 और 2 8 18, यहाँ से 18 के डिस्टेंस पे है, देखिए तो आंसर तो 18 सेंटीमीटर आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब इज एट 40 मीटर डेप्थ व्हेन इट रीचेज द सरफेस, फाइंड इट्स न्यू वॉल्यूम, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बबल का, ठीक है। जब वो सरफेस से निकलता है ना, एक बबल जो है पानी का बबल, वो ज़मीन के नीचे से निकला, ठीक है, और वहाँ से सरफेस पे गया, तो इस दौरान उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक फार्मूला याद होगा, PV बराबर nRT, ठीक है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है एक तरह से, तो nRT, यहाँ पे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो PV तो कांस्टेंट होगा, तो P1 V1 बराबर P2 V2 ये होगा। अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम 1 दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम 2 निकालना है, ठीक है, और P1 दिया हुआ है, कहाँ का P1 दिया हुआ है, मतलब वो आपको पता है, अज्यूम, देखिए सिंपल यहाँ पे लिख ही दिया है, अज्यूम प्रोसेस टू बी आइसोथर्मल, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P1 V1 वाला लग जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, P1 V1 बराबर P2 V2। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ये सरफेस है, ये ज़मीन है,
तो वो यहाँ पे था, मान लीजिए यहाँ पे P1 है, V1 है, फिर यहाँ से जब यहाँ पे आ गया तो P2 V2। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, यहाँ, और वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के दौरान प्रेशर घटा है तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है प्रोडक्ट उसका वैल्यू कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आया तो P2 घट गया। अच्छा देखिए, P2 का वैल्यू आपको पता है कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर पे जितना होता है उतना ही है। तो P1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी होगा वहाँ से आप कितना जोड़ेंगे, रो जी एच। फ्लूइड्स में बताया हुआ है ये चैप्टर, ये फ्लूइड्स, ये शायद हम शॉर्ट्स में ना भी डाले हों, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता चल गया, यहाँ लिखा हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हुए हैं तो देखिए रो जी एच, तो यहाँ से आपको यहाँ का प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ का प्रेशर निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें आप प्लस करेंगे रो जी एच, तो वो P1 निकल जाएगा, P1 बराबर। ठीक है, तो P1 निकाल ही लीजिए। 1 एटमॉस्फेरिक कितना होता है, 10 का पावर 5। अब ये क्या है, पानी है, रो बराबर अब बबल ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप पानी ही मान के चलिए। ठीक है, तो रो जी एच, ठीक है, रो जी एच, तो यहाँ पे रो अगर 1000 है और जी का वैल्यू एक और आ गया। ठीक है, और हाइट कितना दिया हुआ है, 40 मीटर डेप्थ, तो वो 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए 40 इंटू जी की जगह पे 10, और डेंसिटी कितना होता है पानी का, बताइए 1000। ये हुआ रो जी एच, ये हो गया, ये आ गया प्रेशर। तो ये कितना आ गया, 10 का पावर 5 प्लस 4, 1 2 3 4 5 गुना 10 का पावर 5, 5 गुना 10 का पावर 5, ये आ गया प्रेशर आपका, कहाँ पे, ज़मीन पे। तो अब देखिए ये सिंपली आप ऐसे ही बना सकते हैं, फिर आगे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। P1 जो है वो 5 गुना 10 का पावर 5 है, मतलब कि यहाँ पे 10 का पावर 5 है, और यहाँ पे उसी का 5 टाइम्स हो गया, हुआ। ये डबल हुआ तो ये हाफ हो जाएगा, ये 1/3 हुआ तो ये ट्रिपल हो जाएगा। इस तरह से चलता है। ठीक है, ऐसे ही होगा, तब नहीं ये कांस्टेंट होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, देखिए प्रेशर डबल हुआ, वॉल्यूम हाफ हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट को आपको कांस्टेंट रखना है। तो इसका 40 मीटर डेप्थ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, देखिए यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए, और प्रेशर कितना है, 5 इंटू 10 का पावर 5 हुआ। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे प्रेशर 5 टाइम्स हुआ है, यहाँ पे प्रेशर 1 टाइम्स है ना, यहाँ पे प्रेशर अगर 5 टाइम्स हुआ है तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब होगा, मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब है और प्रेशर 1 है, तो यहाँ पे प्रेशर 5 हुआ तो ये वॉल्यूम 1/5 हुआ। ठीक है, देखिए P1 V1 P2 बराबर P2 V2 करके भी आप बना सकते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम 5 हुआ होगा और ये 1 है तो 5 इंटू 1 1 हो गया, 5 हो गया यहाँ पे, और यहाँ देखिए यहाँ पे 5 इंटू 1 यहाँ भी 5 हो गया, तो बराबर वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 5, ऊपर में 5 हुआ आंसर। देखिए वो 1/5 में इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो नीचे 1/5 होगा उसका। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो देखिए अभी और भी क्वेश्चन हम देखे थे, जैसा कि हमको पता चला है, जिसमें कि मिल रहा था बहुत सारा जो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, एक डॉपलर इफेक्ट से हम क्वेश्चन देखे थे कि डॉपलर इफेक्ट से, थर्मोडायनेमिक्स से भी बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था, सब हम अपने शॉर्ट्स में डाल चुके हैं। एकदम थ्योरी वाला मेरा शॉर्ट्स रहता है, जिसमें कि एकदम 1 मिनट से भी कम समय में आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एग्जाम में काम आने लायक। आप देख भी सकते हैं शॉर्ट्स में जाके, इसी चैनल का होम पेज पे आपको शॉर्ट्स का जो लिंक है वो मिल जाएगा, वो चैनल मिल जाएगा, फिजिक्स ट्रिक्स नाम है उस चैनल का। ठीक है, उसमें जाके आप मेरा शॉर्ट्स देख सकते हैं उसमें। तो अभी बहुत लंबा वीडियो हम नहीं बना सकते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए प्लीज़। थैंक यू।